हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट एक्सियल पोजिशंस और एट इक्वेटोरियल पोजिशंस। जैसे कि ये अगर डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्जेज हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सिस के अलोंग यहाँ पे देखे थे, वहाँ पे आया था K2P/RQ, है ना। और यहाँ पे देखे थे हम लोग, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी जिसको इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है या ब्रॉड ऑन पोजिशंस बोला जाता है, तो इस जगह पे आया था KP/RQ, है ना। आज हम लोग किसी पोजीशन पे देखते हैं, एट एनी पोजीशंस, है ना। और इसके बाद इसका स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए एट एनी पोजीशंस, ठीक है, एट एनी पोजीशंस। देखिए यहाँ पे, जैसे कि इधर डायग्राम हम बना रहे हैं, देखो यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए ये एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इधर से उधर होगा, है ना। हम लोग जब एक्सियल पोजीशंस पे निकाला था यहाँ पे, तो इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेज आया था, और जब यहाँ पे निकाला था तो इधर ये निगेटिव डायरेक्शंस में आया था, है ना। तो इस तरह से अब हम लोग ना यहाँ निकाल रहे हैं ना यहाँ निकाल रहे हैं, तो हम लोग निकाल कहाँ रहे हैं, तो हम लोग निकाल रहे हैं ये R डिस्टेंस पे, ये P पॉइंट है ना, P पॉइंट है, या इसका नाम दे दीजिए आप M पॉइंट, क्योंकि P हमने पहले ले लिया है ना। ये थीटा एंगल पे, कितना पे, थीटा एंगल पे निकालना चाह रहे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग तो जानते हैं कि ये डायपोल मोमेंट है, इसका डायरेक्शन इधर से इधर है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग कट कर देते हैं, है ना, इसको दो पार्ट में कट कर देते हैं। तो चलिए, एक इसका ये यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये दो डायपोल्स हुआ, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना, ये दो हो गया। तो ये P था, तो इसके अलोंग जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P cos थीटा, और इसके अलोंग जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका P sin थीटा, है ना। और ये दो हो गया, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर से P बन जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि थीटा एंगल पे जो होता है उसको कोस थीटा लेते हैं, और जो इधर होता है वो साइन थीटा। अब ये P cos थीटा डायपोल है, क्या है, P cos थीटा, इसका डायपोल मोमेंट है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं दो चार्ज होगा, यहाँ पर भी दो चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, फिर यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, मान लेते हैं। इसको हम लोग स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए दो पॉइंट्स में, है ना। अब इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो अब ये जो डायपोल मोमेंट है, ये क्या है, P cos थीटा, इसकी वजह से हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो ये P cos थीटा के लिए क्या हो गया, ये एक्सियल पोजीशन हो गया, है ना। क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन। इसका डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगा, है ना, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये जो M पॉइंट हमने लिया है इसकी वजह से ये कुछ इधर हो जाएगा, है ना, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसकी वजह से अगर यहाँ पे लेंगे तो इसके लिए देखो क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, इक्वेटोरियल। तो इसका किधर हो जाएगा डायरेक्शन, तो ये इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, इसका डायरेक्शंस इधर और इसका डायरेक्शंस इधर, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और इसका निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा, है ना। ये दोनों कितने पे हैं, तो दोनों 90 डिग्री पे, कितना पे है, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये वाला जो निकाले हैं ये इसकी वजह से निकाले हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2। अब दोनों हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। 90 डिग्री पे है तो √E1² + E2² करेंगे तो इसका जनरल फॉर्म आएगा इस जगह पे, है ना। इसका जो फाइनल आएगा आपको रिजल्टेंट, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, ऐसा, बात समझ रहे हैं, ये ऐसा कुछ आएगा, हाँ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा आएगा इसका रिजल्टेंट। हाँ अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो अब इसको हम लोग स्प्लिट कर दिए, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, दोनों को निकालेंगे, दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है, तो बाद में किताब समझ ही गए होंगे। और ये कितना पे है, तो ये 90 है, और ये अल्फा पे, तो वो भी निकल जाएगा आपका, है ना। तो चलिए ये डायग्राम को आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए पहले, ठीक है, बढ़िया से नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम लिख रहे हैं इधर पे, उसको समझिएगा, लिखिएगा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, ऑफ
डायपोल मोमेंट P, है ना, ऑफ डायपोल मोमेंट P, है ना। हमको क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, है ना, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम डायपोल P। क्वेश्चन में लिख लीजिए एट पॉइंट M, इस जगह पे निकालना है हमको, है ना। अब हम लोग क्या किए, नाउ डायपोल P इज split into टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में इसको तोड़ दिए, है ना, दो कंपोनेंट में तोड़ दिए। पहला P cos थीटा, है ना, P cos थीटा, एंड दूसरा P sin थीटा, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा एट पॉइंट M, क्या हो जाएगा, पॉइंट M जो है कहाँ पे है, तो ये पॉइंट M जो है एक्सियल पोजीशन पे है, इसके लिए क्या हो गया, ये एक्सियल पोजीशंस, तो इसीलिए इसका जो E1 निकल गया वो आ गया आपको K 2P बाय RQ, और यहाँ पे लग जाएगा cos थीटा, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा एट पॉइंट M, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। नोट कीजिए, नीचे में दिखेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे नहीं निकले हैं, ऊपर लिखेंगे। इधर मिटा दे क्या, अगर आप लोग नोट कर लिया तो हम ऊपर लिखते हैं। देखो बाबू, ठीक है, तो इसकी वजह से जो आया इसको E2 माने, ये E2, इसका डायरेक्शन सीधा होगा, हम लोग जैसा आगे जानते हैं, है ना। और E2 इक्वल टू हो जाएगा KP बाय E2 इक्वल टू KP बाय RQ, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, KP बाय RQ इंटू साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब क्या है, इस पॉइंट पे हमको ये E1 निकल गया, E2 निकल गया। नाउ ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा आपको E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, या फिर ई नेट इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, किधर गया E1, तो यहाँ से लिखेंगे K2P cos थीटा बाय RQ का होल स्क्वायर प्लस KP sin थीटा बाय RQ का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, जो आएगा वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हमने क्या करा, P को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ये बात आप लोग को ध्यान में आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो ये ई नेट आ रहा है, इसमें से क्या सब कॉमन आ जाएगा, तो KP बाय RQ आ जाएगा कॉमन, है ना, क्योंकि दोनों में स्क्वायरिंग है, कॉमन लेकर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा KP बाय RQ। अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा आपका
के पी बाय आर क्यू, है ना। यहाँ पे 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे के पी बाय आर क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से के पी बाय आर क्यू और यहाँ पे आ जाएगा आपको 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सही है, नोट कीजिए। कुछ नहीं बाबू, इसमें कैलकुलेशन है, जो था उधर ही था। ई नेट के पी बाय आर क्यू और यहाँ पे देखो 4 cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ई नेट आया ये आ गया आपको के पी बाय आर क्यू और रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपको आ गया। ठीक है, ये आपको फाइनल रिजल्ट आ गया। याद रखिएगा के पी बाय आर क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नोट ले लेना, इसको नोट कीजिए बढ़िया से। फिर इसका स्पेशल केस देखेंगे तो वो इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला आ जाएगा, है ना। नोट कीजिए। अब ये तो थीटा एंगल पे था ना, थीटा एंगल पे। अब इसका स्पेशल केस देख लेते हैं। नोट करो बाबू। चलिए, देखिए इसका स्पेशल केस में वो दोनों केस आ जाएगा, है ना। स्पेशल केस सबसे पहला नंबर, थीटा को 0 कर देंगे। थीटा जैसे ही 0 होगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी एक्सियल पोजीशन वाला कंडीशन आ जाएगा। एक्सियल पोजीशन क्या आया था, K2P बाय आर क्यू, यहाँ भी आना चाहिए, है ना। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज एट एक्सियल पोजीशंस, तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 रखिएगा तो ये cos 0 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको इक्वल टू K2P बाय आर क्यू, जो था पहले आया, यही आपका एक्सियल वाला था। और दूसरा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 मतलब दैट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो इसमें 90 रखो, 90 रखेंगे तो ये वाला पार्ट पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, तो फिर वही के पी बाय आर क्यू आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 90 रखेंगे तो ये खत्म हो गया, 0 + 1 1 1 निकल जाएगा, तो बाहर में क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा आपको के पी बाय आर क्यू, के पी बाय आर क्यू, है ना, के पी बाय आर क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको एक्सियल वाला और ये हो गया इक्वेटोरियल वाला, इस तरह से। और कभी कभी अगर आपको ये एंगल पूछ दे अल्फ़ा कितना होगा तो वो भी निकल जाएगा। ये क्या होगा, tan अल्फ़ा करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, अपने आप आ जाएगा। चलिए, हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे कभी कभी थीटा दे देता है, मान लो कभी कभी ये तो डायपोल दे दिया है ना, यहाँ पे मान लीजिए एक डायपोल यहाँ पे दे दिया -q, चलिए यहाँ पे +q दे दिया, यहाँ पे -q दे दिया और ऐसे कर दिया, प्लस ये थीटा है और ये जो है 10 सेंटीमीटर पे है, और यहाँ पे आपको जो है ना ये m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा निकालिए। तो बहुत बच्चे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, जो कि गलत है। आप जो थीटा लेंगे इधर से नहीं लेंगे, किधर से, पॉजिटिव की तरफ से, तो ये इधर से थीटा लेंगे, ये वाला थीटा नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं, ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, है ना, ये सब चीज़ याद रखना। क्योंकि थीटा हमने किधर से लिया है, थीटा हमने किधर से लिया है, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहाँ से, कहाँ से, तो +q से, तो इधर से थीटा होगा, ये वाला पार्ट होगा, है ना, ये इधर से थीटा हो जाएगा, यहाँ पे इधर से नहीं होगा। ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। नोट कीजिए, वो अल्फ़ा देख लेते हैं।
मिटा दे क्या? चलिए चलिए, तो 4 अल्फा, अल्फा क्या होगा बाबू? 10 अल्फा कर लो उसमें। 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि E2 बाय E1। E2 क्या था बाबू? तो E2 था आपको इस पॉइंट पे, है ना। E2 जो था वो इसके द्वारा यहाँ पे एक्सियल पोजिशंस वाला था, तो ये हो जाएगा KP बाय RQ। और E1 क्या था? K2P बाय RQ। तो कट उठ के देखने सब कट उठ जा रहा है और सिर्फ 1/2 बच रहा है ना। क्या बच रहा है? 1/2। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू ओ सॉरी, एक चीज़ तो छूट ही गया यार। हाँ, तो यहाँ पे इसमें आ जाता आपका साइन थीटा और इसमें आ जाता कोस थीटा, सब कुछ कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1/2 tan थीटा। इस तरह से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स और अंदर में आ जाएगा tan थीटा, सॉरी हाफ tan थीटा, है ना, हाफ tan थीटा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। सारा वैल्यू पता रहेगा तो आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए, ये अल्फा निकल गया। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करते हैं? आगे हम लोग को पढ़ना है, एक डायपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख देंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का वैल्यू निकालना है ना। तो हेडिंग दीजिएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। ठीक है, और यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे। आप लोग के सिलेबस में यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म वाले हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। चलिए, तो ये एट एनी पोजिशंस वाला मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहाँ तक समझ में आया बाबू आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? डायपोल को रखेंगे। जब डायपोल को हम लोग रखेंगे तो उसमें 2 चार्ज होते हैं, कुछ एंगल पे रखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे -Q और यहाँ पे +Q को रखें। जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है ना, फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो अपने डायरेक्शंस में, और अगर निगेटिव चार्ज हो तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में F = Q × E, और यहाँ पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, है ना, ये फोर्स लगा। और ये कितना एंगल पे था? थीटा एंगल पे। कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसा है, ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर, तो ये ऐसे टर्न करेगा, है ना, तो टर्निंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे टॉर्क बनेगा। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। इस बच्चे को नहीं आता हो, बगल में लिख लीजिएगा। हम लोग जानते हैं ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे +Q है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स का वैल्यू होगा Q × E। और अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वैल्यू होगा सेम, है ना, Q × E। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसमें टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। डायग्राम बनाइए पहले बढ़िया से। अब कोई बच्चा कहेगा हम तो ऐसे ही रखेंगे सर, ये 10 स्पेशल केस हो गया, ऐसे लगेगा ये इधर कीजिएगा, इधर ही घूमेगा, कभी नहीं घूमेगा, इसको कुछ एंगल पे ही रखना पड़ेगा। और जब यहाँ पे रखेंगे देखने मैक्सिमम है, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, है ना। रोटेशनल वाला पार्ट आ गया ये। तो लिखिएगा
consider an electric dipole, consider an electric dipole, इसका लेंथ है 12 of length 12, है ना, incline at an angle theta with इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, इस तरह से फोर्स जो लग रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q, F इक्वल टू QE एंड फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस Q, ये भी F इक्वल टू होगा QE। ठीक है, ये दोनों फोर्स सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, तो इस चीज़ को यहाँ हम लिखते हैं फिर से। ठीक है, दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, हेंस अ टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट एंड रोटेटेड, है ना, एंड रोटेटेड, रोटेट करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। एज वी नो, जो टॉर्क होता है बाबू, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो तो फोर्स तो ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो ये 12 है, ये 12 है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये 12 साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। ये जो है इसका दो कंपोनेंट, एक इधर ये 12 कोस थीटा और एक इधर 12 साइन थीटा, तो हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखो ये 12 है और ये थीटा है, तो इधर जो होगा ये 12 कोस थीटा होगा और इधर जो होगा ये 12 साइन थीटा होगा, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से टॉर्क को हम लोग इस तरह से टॉ से डिनोट करते हैं और फोर्स हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू E और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 12 साइन थीटा। इस तरह से Q इंटू 12 ये क्या हो गया, तो डायपोल मोमेंट हो गया। तो इस तरह से टॉर्क इक्वल टू P E साइन थीटा, क्या हो गया, P E साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अच्छी तरह से देखो बाबू, यहाँ तक आइए आप लोग पहले, क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं इधर ही, नोट कीजिए बाबू। ठीक है, देखो ये हो गया P E साइन थीटा। ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बाबू, ये देखो हम लोग जानते हैं A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, तो यहाँ पे P साइन थीटा है, तो ये P क्रॉस E हो जाएगा। तो ये टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। ऐसे इसका ज़्यादा रोल है नहीं, है ना, इसका ज़्यादा रोल नहीं है। आपका जो टॉर्क आया वो आया P E साइन थीटा, है ना, फाइनली ये है।
अब इसका स्पेशल केस हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पेशल केस निकाल सकते हैं। तो इसका स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस में सबसे पहला नंबर, स्पेशल केस में सबसे पहला नंबर 0 डिग्री लो, 90 लो, 180 लो, है ना। तो साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो उससे कोई लेना देना है नहीं, एक ही ले लेंगे। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 और 180 देन ये टॉर्क जो होगा 0 हो जाएगा, है ना, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। कहने का मतलब इस सिचुएशंस में रहेगा तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, या इस सिचुएशंस में रहेगा तो भी कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, है ना। और दूसरा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब 90 पे होगा बाबू तो देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इधर और यहाँ पे इधर, एकदम पूरा अनबैलेंस कंडीशंस में होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देन टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये हो जाएगा पी ई, क्या हो जाएगा पी ई, ठीक है, ये हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसे बोल सकते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, और इसको बोल सकते हो आप मिनिमम। तो इस तरह से आप टॉर्क के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए, है ना। इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से आप लोग। ठीक है बाबू, तो टॉर्क की वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, उसको हम लोग पोटेंशियल चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग दो इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी बुक में नहीं दिया हुआ है ना। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, क्वेश्चन में लिख लो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें क्या सब हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है तो वो अपनी अलोंग फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगता है, चार्ज इंटू ई। और अगर निगेटिव होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, है ना। देखो ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है। इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ, हाँ लेंथ जो है, ठीक है, ये लेंथ मान लेते हैं x है। क्या है? x है। l भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये हम लोग को पता है, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, है ना, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज लिखते हैं। जैसे ये इन करेगा, इनिशियली इसका वेलोसिटी है v नॉट अलोंग x एक्सिस। यहाँ पे बगल में हम डायरेक्शंस बना दे रहे हैं, इधर है आपका x एक्सिस और इधर है आपका y एक्सिस। अब देखो जैसे ये इसमें इन करेगा तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, बट किधर? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो ये जो है कुछ इस तरह से ऐसे निकल जाएगा, है ना, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो इसमें आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा जा सकता है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हो? किस वेलोसिटी से निकला ये पूछा जा सकता है। थोड़ा और अच्छा से बना देते हैं, है ना। ये कुछ ऐसा है,
देखो ऐसा है, ठीक है। तो ये इधर निकल गया। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा when an electron is enters inside the uniform electric field और इसका वैल्यू है E। क्या वैल्यू है? E, है ना। देन a force is acting opposite to the direction of electric field, है ना। hence electrons moves towards positive plates, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं along x एक्सिस की, है ना, along x एक्सिस। देखो बाबू, एक्सिस आपका जो है इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, और जो डिस्टेंस है x इक्वल टू ये x दिया हुआ है ना, और t भी हमको पता नहीं है, जबकि एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन क्या है? 0 है। एक चीज़ और देखिए, जब इसमें निगेटिव चार्ज इन करेगा, इलेक्ट्रॉन इन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है मान के चलो, है ना, इलेक्ट्रॉन इन करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, है ना। तो इसमें फोर्स लगेगा F इक्वल टू E इंटू ई, इस तरह से ma इक्वल टू E इंटू ई, या फिर a इक्वल टू ई बाय m। तो ये आपका एक्सीलरेशन निकलेगा, लेकिन किधर? अलोंग y एक्सिस, है ना, इस तरह से। तो यहाँ तक तो हम लिख लिए। नाउ अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशंस क्या हो जाएगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन किधर हम ले रहे हैं? x के अलोंग। तो x के अलोंग यहाँ तो x हो जाएगा, और ये चूँकि यू क्या है? v0 इंटू टी प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। तो इस तरह से x इक्वल टू v0 t, या फिर t इक्वल टू x बाय v0, ये वैल्यू हमारा निकल गया कि टाइम कितना लगेगा, चाहे x में चलिए या फिर y में चलिए, टाइम यही लगेगा, है ना, टाइम आपका यही लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी x एक्सिस में चल रहे हैं। नाउ फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। ये तो आपका है नहीं, ये जो v इक्वल टू हो जाएगा ये आपका v0 ही हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये क्या होगा? आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कोई दिक्कत? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब y एक्सिस के अलोंग क्या सब होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर y एक्सिस में हम लोग चलते हैं, नोट कीजिए अच्छी तरह से। चलिए, again along y एक्सिस में देखो बाबू, y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी तो कुछ होगा,
पता नहीं है अभी, है ना। और जो y में डिस्टेंस है वो y ही है, और जो एक्सीलरेशन है वो हमको पता चल गया है e/m होगा, है ना। इस तरह से नाउ ऑन अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशंस फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन लगाओगे तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा, है ना। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, और s हमको नहीं पता है तो y ले लेते हैं, है ना। y ले लेते हैं और यहाँ पे हाफ, और a की जगह क्या लिखोगे e/m, और t की जगह क्या लिखिएगा, t की जगह इससे पहले हमने बता चुका था, पीछे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा था, यहाँ बगल में लिख रहे हैं x इक्वल टू v नॉट इंटू टी, तो t इक्वल टू हो जाएगा x/v0। इसकी ज़रूरत है हमको, है ना, इसकी ज़रूरत है। तो इसको आप लोग जो लिख लिए हैं कोई बात नहीं, जो नहीं लिखे हैं साइड में यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x/v0 का होल स्क्वायर। इस तरह से y इक्वल टू e/2mv0 इंटू x का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। ये यहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पैराबोलिक इक्वेशंस भी दिख रहा है, इसका ट्रेजेक्टरी कैसा है, पैराबोलिक है। अब आगे देखिए, नौ हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल जो वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, u तो आपका 0 है, तो v इक्वल टू ए टी, e/m, और t की जगह लिखेंगे x/v0। ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, है ना, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो हमारे पास ये सब डेटा आ गया, है ना, ये सब डेटा आ गया। इसमें ये वाले जो पार्ट है ये आपका डिफ्लेक्शंस है। क्या है ये डिफ्लेक्शंस, डिफ्लेक्शन है ये। y इक्वल टू e/2mv0 और x स्क्वायर, ये क्या है, डिफ्लेक्शन। ये कितना डिफ्लेक्ट करा है y एक्सिस में, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका, दिस इज y। और अगर हम लोग थीटा की बात करें एंगल की, तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये थीटा होगा। इसको भी आप निकाल सकते हैं कितना एंगल से डिफ्लेक्ट करा है। तो इतना नोट अगर कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, देखिए बाबू, 9 4 थीटा निकालना हमको अब, है ना। क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मान लो ये है आपका v0, है ना, ये है आपका v0, और ये है आपको इधर इस एक्सिस में, इधर हो जाएगा e/m और x/v0, है ना। यही है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा, है ना, और रिजल्टेंट इधर जाएगा। ये अल्फा एंगल पे होगा, ये भी, ठीक है। तो इसका आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, यानी कि अल्फा निकाल सकते हो, या थीटा मान लो, वहाँ थीटा लिए हैं तो यहाँ पर भी थीटा ही रखिए, ज़्यादा बेटर होगा, है ना, थीटा। तो लिखिएगा एच वी नो tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी कि वी वाई वाला डिवाइडेड बाई वी एक्स। इस तरह से y में जो है e/m x/v0 डिवाइडेड बाय v0। इस तरह से tan थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा e/x डिवाइडेड बाय m v0 का होल स्क्वायर। थीटा निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स e/x डिवाइडेड बाय m v0 का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
इस तरह से आपको हो गया थीटा, ठीक है। और अगर आप वी नेट निकालना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। वी नेट अगर निकालोगे तो वी इक्वल टू अंदर आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हमको वी एक्स वी वाई दोनों पता है तो ये भी निकल जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो दिस इज वी वाई और दिस इज वी एक्स, ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से जो डाटा गिवन रहेगा आपको वो सब आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमको दिखने को मिला वो ये है, ये वाले जो है ना पार्ट, ये ई बाय एम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? ई बाय एम के रेशियो पे। तो इसको अगर आप लोग लिख लिए हैं तो थोड़ा इसको हम हटाएंगे, है ना, इसको हटाएंगे और देखिए ई बाय एम के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा, है ना, जिसका मास ज़्यादा होगा, किधर गया, हाँ यहाँ पे, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एंगल कम बनेगा और जिसका ये कम होगा उसका एंगल ज़्यादा बनेगा, है ना। इसी तरह से y भी कहीं ना कहीं e और m की रेशियो पे डिपेंड्स करता है। तो ये दोनों ही चीज़ जो है लिख सकते हो यहाँ पे। इस तरह का क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है, डिपेंड्स ऑन e बाय m रेशियो, है ना, e बाय m रेशियो बोथ, है ना, बोथ y एंड थीटा। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, नोट करके चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे आपको, NCERT में भी दिया हुआ है। और एक दिन हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स का क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। अगले दिन हम लोग, है ना, सर्कुलर रिंग पे चार्ज रखेंगे, लाइन चार्ज पे रखेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, आर्क की वजह से करना है, ये सब हम लोग अगले दिन करेंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।